हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ बातें सीखेंगे, कुछ परिभाषाएं सीखेंगे। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा है कि ये दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। इन्हीं सबों से रिलेटेड हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ चीज़ें सीखे हुए हैं। दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखे हैं। और आज हम उसी दर्पण के परिभाषाओं का मतलब कि उस दर्पण के अंग के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। जैसे कि अगर कोई भी आदमी हो, कोई भी अगर आदमी है जैसे कि, तो वो आदमी है तो उसके अंग क्या है, उसका हाथ अंग है, कान है, नाक है, मुंह है, ये सब उसके अंग है ना, पैर है, ये सब उसके अंग है ना। उसी प्रकार अगर एक कोई दर्पण है, कोई भी दर्पण, भले ही वो समतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो, कोई भी दर्पण होगा तो उसके ये सब परिभाषाएं होंगी, ये सब अंग होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मतलब कि ये गोली दर्पण के अंग कौन कौन है भाई, तो देखिए एक ये है जैसे दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव पोल, जिसको कैपिटल पी से कहते हैं, पी इसे हम डिनोट करते हैं। इसको भी हम लोग जानेंगे। ये जितने भी मैं लिखा हुआ हूँ ये सब दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, मतलब दर्पण के ये अंग है। कोई भी दर्पण होगा तो उसका ये सब होगा ही, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा हमको क्या सीखना है कि दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अगला मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या अगला है, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगला क्या है, द्वारक अपर्चर, जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद से मुख्य फोकस या फोकस, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये फोकस तल क्या होता है, फोकल प्लेन। ये संयुग्मी फोकस क्या होता है, कंजुगेट फोकई। तो ये जो मैं आपको ये संयुग्मी फोकस वाली बात है, ये किसी किसी दर्पण का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये जो संयुग्मी बिंदु है ये भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लगभग ये सब सभी दर्पणों में ये आपको मिलेंगे ही। तो इन सभी चीजों को हम लोग को समझना है कि दर्पण का ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सभी हम लोग को सीखना है। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर इन सभी चीजों को सीखना है तो हमको जानना पड़ेगा कि ये जो दर्पण होता है, दर्पण को हम कैसे बनाते हैं। तो वो खैर वैसे बनाते ही नहीं है, लेकिन समझने के लिए एकदम एग्जैक्ट आप समझ जाएंगे, समझ लीजिए कि वैसे ही हम लोग बनाते हैं। तो अगर हमको कोई एक दर्पण लेना है, जैसे मुख्य रूप से मैं गोली दर्पण के बारे में आपको बताऊंगा। तो गोली दर्पण को कैसे बनाते हैं भाई, तो उसके लिए एक हम क्या ले लेते हैं, एक गोला ले लेते हैं, कांच का बना हुआ गोला। और ऐसा कांच का बना हुआ गोला लेते हैं जिसका ये जो मोटाई होगी ना, मोटाई, जिसकी मोटाई वो एकदम क्या होगी भाई, वो एकदम पतला होगा, ठीक है। एक समान मोटाई का होगा और एकदम पतला होगा, अंदर से खाली होगा। वैसा एक हम कांच का गोला ले लेते हैं, जैसे कि एकदम फुटबॉल या वॉलीबॉल आप समझ सकते हैं। बस थोड़ी सी मोटाई उसकी इतनी पतला मोटाई हो, अंदर से खाली हो, ठीक है, और वो कांच का बना हुआ हो। अगर वैसा हम ले लेते हैं तो मैंने एक ले लिया है, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मैं लिया है ये कांच का एक समान मोटाई का परंतु पतला, ये कांच का हमने खोखला गोला ले लिया है। अब गोला कोई भी होगा तो जरूर है कि उसका कोई ना कोई केंद्र होगा ही। तो इस गोले का एक ये केंद्र हो गया, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये अगर गोला है तो गोले के केंद्र से उसका ये पृष्ठ हो गया। गोले के केंद्र से उसके पृष्ठ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या कहते हैं। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या भी हम लिख लेते हैं, चलिए यहां पर दिखा लेते हैं। और इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं। इस गोले की वो त्रिज्या है, ये उस गोले की त्रिज्या है और ये उस क्या है, गोले का वो केंद्र है। यही हमने ले लिया है और इसी को हम काट करके और एक और पॉलिश करेंगे और उसके बाद से हमको ये दर्पण मिल जाएंगे। तो चलिए इसको हम काटते हैं, काट लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये गोला हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस गोले को यहाँ से ऐसे काट लेते हैं, ऐसे एकदम किसी से भी काट लीजिए, आरी ओरी कुछ भी हो काट लीजिए, ठीक, जिससे ये कट जाए। तो ऐसे मान लीजिए कि हम काट लिए, तो जब काटेंगे तो वो ऐसा लगभग दिखेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम काट रहे हैं तो वो लगभग ऐसा ही दिखेगा, आप समझ गए होंगे, ठीक। ये कटा हुआ ये जो भाग है इसको हम इधर कर लेते हैं। चलिए इधर मैंने कर लिया, इसको बना लिया, जैसे कि हाँ देखिए ये जो कटा हुआ भाग है मैंने इसको यहां पर बना लिया, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझ रहे होंगे आप, ठीक। अब देखिए, अब ये जो कटा हुआ भाग है इसमें दो तल है,
दो तल हैं। पहला क्या है, देखिए इसको, देखिए ये जो है ये उठा हुआ तल है, इधर से ये उठा हुआ तल है, तो इसको आप लिख सकते हैं उठा हुआ तल। और इधर से आप देखें ये थोड़ा सा ये देखिए, इधर से अगर आप इसको देखेंगे तो ये है आपका दबा हुआ तल, दबा हुआ तल। ठीक, अब आप जानते ही हैं गोलीय दर्पण हम कैसे बना सकते हैं भाई, बस कोई दिक्कत परेशानी नहीं। गोलीय दर्पण वही होते ही हैं जिसमें दो तल होते हैं, वो भी वक्राकार तल होते हैं। देखिए दो तल हैं, वक्राकार है, एक उठा हुआ एक दबा हुआ। अब किसी एक और कलई कर दीजिए, अगर उठे और अगर आप कलई करते हैं, पॉलिश करते हैं तो वो अवतल दर्पण बन जाता है, और यदि दबे हुए तल अगर कलई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं तो वो उत्तल दर्पण बन जाता है। तो मैं क्या किया कि भाई इसके उठे हुए तल पर मैंने कलई कर दिया। चलिए इसके उठे हुए तल पर मैंने इधर ये उठा हुआ जो तल है इधर हमने कलई कर दिया। तो जब कलई कर दिया तो ये कौन सा दर्पण बन गया, ये अवतल दर्पण ये बन गया। ठीक, ये अवतल दर्पण बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए ये अवतल दर्पण बन गया। अब इस अवतल दर्पण का जो है, अब हमको ये सब परिभाषाएं धीरे धीरे सीखनी है। परिभाषाएं आप समझ गए होंगे, कौन उठा हुआ कौन दबा हुआ तल है। देखिए ये अवतल दर्पण ये बन गया। अब ये अवतल दर्पण से संबंधित सभी चीजें हमको सीखना है। अच्छा चलिए इसको मैं लिख देता हूं अवतल दर्पण, और भी मैं पहले उत्तल दर्पण को मैं देख लेता हूं। अवतल ये दर्पण, ठीक, ये अवतल दर्पण हमने बना लिया। अभी इससे संबंधित ये सब चीजें हैं, इसको हम सीखेंगे। ठीक, अब हम उत्तल दर्पण बना लें, उसके लिए एकदम से वही प्रोसेस है। चलिए इसको अवतल दर्पण के लिए इधर से काट करके उधर लेकर के गया। अब उत्तल दर्पण के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इधर से काट करके इधर लेकर के चला हूं। मान लीजिए कि यहां पर मैंने ऐसे काटा, तो जब हम काटूंगा तो ये ऐसे दिखेगा। देख लीजिए ये लगभग ऐसे ही वो दिखेगा, आप समझ रहे होंगे। ठीक, अब इसी को कटे हुए भाग को हम यहां पर कर लेते हैं। चलिए इसको मैं यहां पर बना लेता हूं, आज समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए वो कटा हुआ भाग है, ये जो है ये कटा हुआ भाग है, ये जो है इसी को मैंने बाहर ऐसे निकाल लिया बस। अब इसमें भी आप देखिए, आप इधर से देखेंगे तो ये जो तल है ये तल, ये इधर से ये उठा हुआ तल है, और यदि इधर से अगर आप देखते हैं तो देखिए ये क्या है भाई, ये दबा हुआ तल है। ठीक, आप देख रहे होंगे, तो ये दबा हुआ तल हो गया। अब देखिए अब इसके किस ओर कलई कर देंगे कि भाई उत्तल दर्पण बन जाए, जानते ही हैं आप, हम इसके दबे हुए तल पर यदि कलई कर देते हैं तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। देखिए ये दबा हुआ तल, यही है दबा हुआ तल। ठीक है, इस पर मैंने कलई कर दिया तो फिर ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि ये भाई हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब ये दोनों दर्पण हम बना लिए, और इस दर्पण से संबंधित ये सब चीजें हम लोग को सीखना है। तो चलिए सीख लेते हैं, कुछ नहीं करना है। अब आपको करना ये है कि चलिए अगर अवतल दर्पण का या किसी दर्पण का ये सब सीखना है तो चलिए सीखते हैं। जैसे कि अब हमको सीखना है कि इन दोनों दर्पणों का ये जो ध्रुव है, ध्रुव पोल जिसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है। तो ये जो दर्पण होगा उसमें दो तल होते ही हैं, एक तो ये कलई किया हुआ तल है, और एक जब कलई कर देंगे तो एक ये हो जाएगा परावर्तक तल। तो इस अवतल दर्पण में परावर्तक तल धसा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण में ये जो परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल ये उठा हुआ होता है। तो अब हमको क्या करना है कि इस परावर्तक, इस दर्पण का जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल का एकदम बीच वाला बिंदु, जैसे ये ऐसे ही दर्पण होगा, ऐसे दर्पण, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे होगा, तो उसका ये जो बीच वाला एकदम बिंदु है ना, एकदम ठीक, इसी बीच वाले बिंदु को ही इसका हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल के एकदम मध्य बिंदु को ही हम उसका कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ये एकदम ध्रुव बन गया, ठीक, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं। और उसी प्रकार अगर इसका ध्रुव हम जानना चाहते हैं तो परावर्तक तल का एकदम मध्य बिंदु, एकदम बीचों बीच वाला बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है। तो ये हो गया उसका ध्रुव, कैपिटल P हो गया। ठीक, तो आप ध्रुव समझ गए होंगे। अब आपको जानना है कि भाई ये वक्रता केंद्र क्या होता है। एकदम आसान है, देखिए ये जो है, यह जो दर्पण बना हुआ है, चाहे ये किसी
कांच के गोले से काट करके बना हुआ है और उस कांच के गोले का जरूर कोई ना कोई केंद्र होगा। तो भाई यह कांच का गोला जिस ये जो कटा हुआ भाग है यह जिस कांच के गोले से काट करके बनाया गया होगा। ठीक, चलिए देखिए, ये जो है ये कटा हुआ भाग है, ये जो दर्पण है, ये अवतल दर्पण, यह जिस कांच के गोले से काट करके बनाया गया होगा उस गोले का कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा ही। उसी केंद्र को ही हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए ये जो केंद्र हो गया ना, ये इस दर्पण का अब वक्रता केंद्र हो जाएगा, जिसको कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब तो ये आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार अगर इसका हम जानना चाहते हैं तो यह दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काट करके बनाया गया होगा, ठीक है, उस गोले का जो केंद्र होगा वही केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, कैपिटल सी। तो मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया। ठीक है, ये इसका ये वक्रता केंद्र हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अब आपको समझना है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। एकदम आसान। ठीक, अब मुख्य अक्ष के लिए ये जो उसका ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही उसका क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दे रहा हूं। ये इस दर्पण का क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, बस और कुछ नहीं, यही समझना है। उसी प्रकार ये भी है, देखिए ये दर्पण, तो इस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इस दर्पण का मुख्य अक्ष। तो देखिए इसका भी मुख्य अक्ष हमने क्या कर लिया, बना दिया। ये दर्पण का ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया और इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष को सामान्यतया x और ये x डैश से हम डिनोट करते हैं। ठीक, सामान्यतः किसी से भी डिनोट कर सकते, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। ये उसका हो गया। तो ये मुख्य अक्ष हो गए दोनों दर्पणों का। अब आपको समझना ये है कि भाई ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है। एकदम आसान, आप समझ गए होंगे कि भाई वक्रता त्रिज्या क्या, एकदम त्रिज्या मतलब ये है कि ये दर्पण जिस कांच के गोले से काट करके बनाया गया है उसकी त्रिज्या को ही तो उसका क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। लेकिन ऐसे हम बताएंगे नहीं। ठीक है, बताएंगे क्या, आप देखें कि अगर ये गोला है, अगर इस अवतल दर्पण के लिए देखें तो ये जो गोला है उसका ये केंद्र हो गया और ये उसका पृष्ठ हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, उसका त्रिज्या कहेंगे। फिलहाल अगर आप इस दर्पण के लिए कहना चाहेंगे तो कहेंगे कि इस किसी भी दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर हम कहते हैं। तो ये कैपिटल आर से हमने डिनोट कर दिया। उसी प्रकार अगर इसका जानना चाहते हैं हम तो इस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसकी वक्रता त्रिज्या हम कहते हैं, कैपिटल आर कहते हैं। आप समझ गए होंगे, इतना आप समझ गए। अब बात आती है ये कि ये जो दूरी होता है, ये दूरी है ना, ये दूरी देख रहे हैं, दूरी, ये जो पूरे प्रकाश में, पूरे ऑप्टिक्स में, मुख्य रूप से रे ऑप्टिक्स मतलब किरण प्रकाशिकी में, यह दूरियों को मापने के लिए चिन्ह परिपाटी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बिना काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक ये सब दूरियां और ये सब होती हैं, उसके लिए भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगले वाले लेक्चर में। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ बता दूं, जैसे कि आप लोग क्लास 9th 8th में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे भाई, ये कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक ज्यामिति में आप कुछ पढ़े होंगे कि जैसे कुछ अक्ष होते हैं, दो अक्ष, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक, ये x अक्ष, ठीक है, और ये क्या हो गया भाई, ये y अक्ष। ये धनात्मक x अक्ष होता है और ये ऋणात्मक x अक्ष होता है, और ये धनात्मक y अक्ष और ये क्या होता है भाई, ऋणात्मक y अक्ष होता है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, आप जान भी गए होंगे कि अब ये जो धनात्मक में ये जो x अक्ष है, तो इसका ये x अक्ष और y अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। ठीक है, अब ये जो मूल बिंदु है, इसको चलिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु से
इधर, एक्स अक्ष के इधर अगर जा रहे हैं तो वो दूरियां जो होती हैं वो धनात्मक में ली जाती हैं, और मूल बिंदु से एक्स अक्ष में इधर यदि आप आते हैं तो इसको क्या लिया जाता है, ये ऋणात्मक लिया जाता है। उसी प्रकार मूल बिंदु से अगर वाई अक्ष में ऊपर अगर जा रहे हैं तो ये दूरियां क्या ली जाती हैं, धनात्मक, और नीचे जा रहे हैं तो वो दूरियां क्या ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। इतना फिलहाल आप समझिए, इतना समझिए, और आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये आप फिलहाल समझिए, उसके लिए भी और भी क्राइटेरियाज हैं, मतलब अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, बेसिक से हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझिए। तो अगर इतना आप समझ गए हैं और आपसे कभी कोई पूछे कि भाई ठीक है, ये जो अवतल दर्पण है इसकी ये वक्रता त्रिज्या हो गई, उत्तल दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई, तो इसमें से धनात्मक ऋणात्मक भी दूरियां होती ही हैं, ठीक है। ये प्रकाशिकी में, किरण प्रकाशिकी में तो धनात्मक ऋणात्मक के इसको धन लेंगे कि ऋण ऋण लेंगे, ये सब बातें आती हैं। तो सिंपली आपको करना ये है कि यहाँ पर भी आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेना है, और मूल बिंदु से जैसा कि मैं किधर जाने पर प्लस माइनस बताया हूँ उसी प्रकार से इसको आपको बता देना है, ठीक। लेकिन अब बात है कि मूल बिंदु खींचेंगे कहां, मूल बिंदु मानेंगे कहां, तो देखिए ये जो उस दर्पण का ये जो अक्ष है ना, ये एक्स अक्ष हो गया। अब वाई अक्ष के लिए आपको करना ये है कि ये जो उसका ध्रुव है ना, ध्रुव, वहीं पर आप वाई अक्ष ऐसे खींच लीजिए अपने बस समझने के लिए। ये उसका वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, अब ये वाई अक्ष हो गया। कहां से वाई अक्ष खींचना है, ध्रुव से। अब जहां पर वाई अक्ष एक्स अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु हो गया, मतलब ये इसका ध्रुव हो गया आपका मूल बिंदु। अब जब ध्रुव हो गया मूल बिंदु तो उससे अगर इधर खींचेंगे तो वो धनात्मक होगा, इधर खींचेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। ऊपर खींचेंगे तो वो ऊपर की दूरी होगी तो धनात्मक, नीचे की दूरी होगी तो वो ऋणात्मक, ठीक। उसी प्रकार, ठीक है, अगर इसको अगर हम खींचना चाहते हैं तो देखिए यहां से भी इसका ध्रुव है ना, ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हम यहां पर अगर खींचना चाहेंगे समझने के लिए तो हम इसको ऐसे खींच सकते हैं, वाई अक्ष अगर खींचेंगे तो ये मूल बिंदु स्पष्ट दिखने लगा, ठीक। अब ये मूल बिंदु मतलब ध्रुव ही मूल बिंदु होता है, मान करके हम लोग करते हैं काम ये सब। तो यहां से अब ये जो दूरियां होंगी, जैसे एक्स अक्ष ये हो गया तो इधर दूरी धनात्मक होगी, इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, एक प्रकार की होगी। तो अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक, तो ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की ये जो वक्रता त्रिज्या है, ये धनात्मक ओर की है कि ऋणात्मक ओर की, मतलब धनात्मक की ऋणात्मक, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या, ऋणात्मक होती है, ठीक है। और ये उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो देखिए इधर ये धनात्मक, ये दूरी ऋणात्मक, ये क्या है, उसका मूल बिंदु है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये धनात्मक की ओर ये हो गया, मतलब ये जो है ये धनात्मक हो गया। मतलब ये कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो आप क्या बताएंगे भाई, ऋणात्मक। और आपसे कोई पूछे कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो आप क्या बताएंगे भाई, धनात्मक होती है। तो इतना अभी आप सीखे। अब आपको समझना ये है कि ये द्वारक क्या होता है, द्वारक, ठीक। द्वारक का मतलब आप वैसे ही समझ सकते हैं, द्वार का मतलब द्वार, मतलब कि दरवाजा जिसमें से आदमी आता जाता है, वही है द्वारक, समझ लीजिए। लेकिन वो दर्पण के लिए क्या है भाई, तो देखिए मैं आपको अगर बताने का प्रयास करूं तो ये मान लीजिए कि ये दर्पण हो गया, ठीक है। चलिए ये अवतल दर्पण हमने ये बना दिया, ये अवतल दर्पण, ठीक। अच्छा, प्रकाश जो है ये देखिए किसी भी दर्पण में दो तल होते हैं, एक तो ये कलई किया हुआ तल और एक होता है ये परावर्तक तल। इस दर्पण का उपयोग हम लोग परावर्तन के लिए करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के लिए। तो भाई कलई किए हुए और अगर हम प्रकाश लेकर के जाएंगे ऐसे, जैसे यहाँ पर अगर हम टार्च जलाएंगे ऐसे, तो भाई इस कलई किए वाले पर से परावर्तित थोड़े होगा, थोड़ा सा परावर्तित होगा, उससे हमारा काम नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो परावर्तक तल है ना, उधर ही से ही हमको टार्च जलाना पड़ेगा या प्रकाश को लेकर के जाना पड़ेगा। तो परावर्तक तल पर वो प्रकाश जाएगा, परावर्तित होगा, पूरा का पूरा परावर्तित होगा, और परावर्तित होने के बाद, ठीक है, हमको जो भी उस परावर्तन से घटनाएं जाननी है, पढ़नी है या कुछ भी करना है, वो सब हम कर लेंगे। तो भाई अब बात ये कि हम इसका उपयोग परावर्तन के लिए करते हैं, तो भाई इस पर प्रकाश हम भेजेंगे तो परावर्तित होगा, तो इसका द्वार जिसमें वो प्रकाश जाएगा, कितना बड़ा द्वार है जिसमें से वो प्रकाश जाएगा, ठीक है, जो हम इस पर आपतित करेंगे। तो ये जो आप दिख रहे हैं ना, आप समझ गए कि ये जो आपको दिख रहा है, ये यही ना द्वार है, यही ना द्वार है जिसमें
से हम प्रकाश को क्या करेंगे, भेजेंगे ऐसे, तो वो जाएगा। यही क्या है, वो द्वार है। तो ये है क्या भाई, देखिए ये जिस कांच के गोले से काट करके बनाया गया है, ठीक है, उस कांच के गोले का जो ये बाहरी ये जो जीवा है ना, इस दर्पण की, ठीक है, ये जो जीवा आपको दिख रही है, मतलब कि इस दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ का ये जो बाहरी वाला ये हिस्सा है ना, मतलब इसको जीवा कह लीजिए, जीवा, उसी का ये जो व्यास होता है ना, व्यास, उसी को हम क्या क्या कहते हैं, उसका द्वारक कहते हैं। मतलब अगर ऐसे यहाँ पर फिगर में स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण हो गया, ठीक है, ये दर्पण हो गया और ये मैं बना नहीं रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो ये जो दूरी है ना, ये दूरी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसका ये द्वारक कहते हैं। द्वारक कितना बड़ा है, जैसे ये देखिए ये बड़ा द्वारक है, और एक अगर यहाँ पर एक दर्पण ले लेंगे तो इसका ये क्या है भाई, ये द्वारक क्या है, ये छोटा द्वारक है। तो ये छोटे द्वारक का है और ये क्या है, ये बड़े द्वारक का है। तो आप द्वारक समझ गए होंगे, ठीक है, भले ये दर्पण हो या ये दर्पण, इसका ये द्वारक हो गया, इसका ये द्वारक हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, द्वारक से बस वही मतलब है। अब आपको समझना ये है कि मुख्य फोकस अथवा फोकस, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस तल, ये सब चीजें आपको सीखना है। तो भाई ये सब चीजें आप तभी सीख पाएंगे जब आप दर्पण के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का परावर्तन करना आप जानते होंगे। मतलब दर्पण पर प्रकाश जाता है, परावर्तित होगा, किधर आता है, किधर जाता है, ये सब चीजें आप सीख लेंगे, तब फिर इन सभी चीजों को आप जान जाएंगे। तो फिर चलिए चलते हैं दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को सीखने, कि जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो फिर वो कैसे परावर्तित होती है, किधर मुड़ती है, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। तो देखिए हम लिखे भी हैं हेडिंग, गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। गोली दर्पण द्वारा हमको मुख्य रूप से सीखना है, ठीक। जब ये सीख जाएंगे तो ये समतल दर्पण वाला अपने आप हो जाता है, वो अपने आप सीख जाते हैं सब कुछ, एकदम उसका भी वो सब कुछ एकदम अपने आप सीख जाएंगे। तो गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को हमको सीखना है। तो हम दोनों के लिए सीखेंगे, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। तो चलिए हम पहले ये अवतल दर्पण के लिए सीखते हैं। देखिए तो हम यहाँ पर अवतल दर्पण बनाए हुए हैं, और इस अवतल दर्पण का देखिए ये जो उठा हुआ तल है कलई किया गया है, दबा हुआ तल क्या है भाई, ये परावर्तक तल है। तो ये भाई ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। और नीचे हम बनाए हुए हैं उत्तल दर्पण। देखिए दबे हुए तल पर कलई किए हैं और उठा हुआ तल ये क्या है भाई, परावर्तक तल है। तो ये उत्तल दर्पण हो गया। तो ये देखिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, और उस अवतल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ का ये मध्य बिंदु जो हो गया उसका ये ध्रुव हो गया। और इस दर्पण का ये जिस कांच के गोले से काट करके बनाया गया होगा, ठीक है, उसका यहाँ पर क्या होगा, केंद्र होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम इसको देखें उत्तल दर्पण के लिए, तो इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु इसका क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया। और ये जिस कांच के गोले से काट करके ये ऐसे बनाया गया होगा, ठीक है, उसका केंद्र यहाँ पर होगा, जो इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, कैपिटल सी कहलाएगा। ये हम बना दिए। और देखिए वक्रता, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो रेखा हो गई, इसका ये मुख्य अक्ष हो गई। देखिए इसका भी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा हो गई, इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब करना ये है कि हमको सीखना है इसके द्वारा प्रकाश के परावर्तन। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस दर्पण के मुख्य अक्ष, इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हम कोई प्रकाश की किरण लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक ऐसे। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हम कोई प्रकाश किरण को लेकर के जा रहे हैं। थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया है, इसको हम नीचे कर देते हैं, बताने में आसानी होगी। तो इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये कोई प्रकाश की किरण हम ऐसे लेकर के जा रहे हैं। देखिए ऐसे ये प्रकाश की किरण आपतित हुई। चलिए इस किरण का हम नाम भी दे रहे हैं, जो आपतित प्रकाश की किरण है। चलिए इसको ए और इसको मैं बी नाम दे रहा हूं। ए बी, ये जो प्रकाश की किरण है यह इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है और ये आपतित किरण है, और इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बिंदु बी पर ये आपतित हो रही है। अब वहां से वो परावर्तित होगी तो भाई परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जो परावर्तित किरण होगी वो क्या होगी, जाएगी। तो पहला नियम क्या कि आपतित कोण, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर करते हुए वो जाएगी, ठीक है। तो भाई ये आपतित किरण हो गई। अब हमको
ये परावर्तित किरण को जानना पड़ेगा, वो तभी हम जानेंगे जब आपतन कोण, परावर्तन कोण ये सब जानेंगे। तो उससे पहले हमको अभिलंब बनाना पड़ेगा कि भाई अभिलंब होगा तभी ना उतना कोण बनाते हुए वो क्या होगा, वो दूसरी ओर परावर्तित होगा, ठीक है, उसी माध्यम में। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले अभिलंब खींचेंगे। तो ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण के बाद ठीक है ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ का ये आपतन बिंदु हो गया। अब इस आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, ये परावर्तक कितना पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ, और उसके लंबवत हम क्या खींचेंगे, खींचते हैं उसके लंबवत, मतलब कि आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो हम रेखा खींचते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई, अभिलंब खींचते हैं। तो ये हमने खींचा, तो जब हम ये खींचेंगे तो जानते हैं कहां से जाएगा, एकदम वक्रता केंद्र से ही जाएगा, क्योंकि ये गोला है, आप लोग सब लोग जानते ही हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर ये कोई वृत्त है, वृत्त और ये उसका केंद्र है, और उसको कहीं से भी अगर ये अगर मान लीजिए स्पर्शी कर रहा है, तो अगर इस पर से अगर आप इस स्पर्शी का अगर आप लंबवत खींचेंगे ना, वो लंब कोई रेखा, तो वो कहां से जाएगा, वो उसके केंद्र से ही जाएगा। ये सब आप चीजें समझ रहे हैं। तो भाई जब हम इस आपतन बिंदु से अगर हम इस परावर्तक तल के लंबवत तक रेखा खींचेंगे तो वो कहां से जाएगा, ये वक्रता केंद्र को जाएगा। मतलब कि गोली दर्पण में आपको समझ लेना है, अगर आपको अभिलंब खींचना है तो आपतन बिंदु से क्या करना है, आपको चुपचाप अभिलंब से ये वक्रता केंद्र से मिला देना है, वही आपका क्या होता है, अभिलंब। अब देखिए ये अभिलंब हमारा हो गया, ठीक। अब ये आपतित किरण इस अभिलंब से कुछ कोण बना रही है, ठीक है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, ये आपतन कोण स्मॉल आई कहते हैं, ठीक। अब उतना ही इस अभिलंब के एक ओर आपतित किरण है, तो अभिलंब के दूसरे ओर वो परावर्तित किरण होगी, और उतना ही कोण बनाती हुई वो क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौटेगी। तो इस अभिलंब के दूसरी ओर इधर उतना ही कोण, जितना ये है ना उतना ही कोण बनाती हुई वो ऐसे इधर आएगी। आप समझ रहे होंगे। तो देखिए ये ऐसे क्या होगी, अगर ये परावर्तित होगी तो किधर आएगी, इधर ही ऐसे वो आएगी, और ये जो कोण होगा वो क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो ये जो मैं ये खींच रहा हूं ये क्या है भाई, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। चलिए ये ए बी और इसको मैं डी नाम दे रहा हूं। तो भाई आपने देखा कि इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो यहां से परावर्तन के बाद वो नीचे आ रही है, ये अवतल दर्पण के लिए नीचे आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दर्पण है ना, दर्पण, ठीक, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, परावर्तन के पश्चात वह इस दर्पण के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है ये परावर्तित किरण, उस बिंदु को ही इस दर्पण का हम फोकस भी कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। और कोई भी भले ही वो नीचे से या इधर से भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है कोई प्रकाश की किरण, तो परावर्तित होने के बाद वो फोकस से ही जाती है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इतना बस आप समझिए, ठीक। ये आप समझ गए। उसी प्रकार अगर हम देखें, अगर उत्तल दर्पण के लिए देखें, तो अब बात आती है कि उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरण को आपतित कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये भाई प्रकाश की किरण हम इधर से नहीं ना ऐसे खींच सकते, इधर से नहीं, जैसे यहाँ पर अगर कोई टार्च जो चल रहा है इधर से प्रकाश की किरण लेकर के जाए तो इधर से नहीं ना जाएंगे भाई, क्योंकि इधर तो कलई किया गया हुआ, इधर तो परावर्तन होगा नहीं। कभी भी हम प्रकाश की किरण को परावर्तक तल के ओर से ही हम क्या करेंगे, उस पर आपतित करेंगे, ठीक। तभी परावर्तित तो प्रकाश की किरण जाएगी और परावर्तित होगी। कलई की ओर से तो हम प्रकाश की किरण लेकर के जाएंगे ही नहीं, वो परावर्तन ही नहीं होगा। तो देखिए इसमें परावर्तक तल उठा हुआ तल है, तो हम इधर से नहीं प्रकाश की किरण को लेके जाएंगे, परावर्तक तल की ओर से ही हम उस पर आपतित कराएंगे। तो यहां पर इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण हम क्या करेंगे, ऐसे लेकर के जा रहे हैं। चलिए ये हमने ऐसे प्रकाश की किरण को इसके मुख्य अक्ष के समांतर, इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB को हम इस पर आपतित किए, और आपतित करने के बाद ये बिंदु B है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर परावर्तन होगा, तो पहले हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो ये आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत, ठीक है, लंबवत, इधर उधर दोनों खींच सकते हैं। आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत हम क्या खींचेंगे, एक कोई रेखा खींचेंगे। तो ये जो रेखा होगी वो क्या होगी भाई, ये अभिलंब कहलाएगी। तो ये अभिलंब को चलिए थोड़ा सा पीछे भी कर लेते हैं। कन्फर्म है कि अगर आप अच्छे से खींच रहे हैं तो वो जो है अभिलंब वो वक्रता केंद्र से ही एकदम वो जाएगा अभिलंब। देखिए ये अभिलंब हमने खींचा, ये अभिलंब है, चलिए इसको हमने यन लिख दिया।
तो अब बात है ये कि ये जो प्रकाश की किरण है उस कलई ओर नहीं जाएगी, कलई किए हुए ओर वो तो जाएगी नहीं, ठीक है, इधर ही परावर्तित होगी। तो भाई ये आपतित किरण इस अभिलंब से इधर एक कोई कोण बना रही, आपतन कोण, तो ये जो परावर्तित किरण होगी अभिलंब से दूसरी ओर उतना ही कोण बनाती हुई वो क्या होगी, वो उधर जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौटेगी, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऐसे वो परावर्तित किरण जितना ये कोण बनाई है, थोड़ा सा ये ज्यादा उठ गया है उधर, कम कर लेते हैं इसको, तो ये ऐसे ये जाएगी, इधर जा करके क्या होगी, वो ये परावर्तित होगी, ऐसे आएगी और ये उधर जाएगी, ऐसे जाएगी। ये उत्तल दर्पण के लिए वो ऊपर की ओर जाएगी, उधर नहीं जाएगी, ठीक। लेकिन अब बात है ये कि अगर हम इसको अगर ऐसे करें, इसको पीछे बढ़ाना चाहें तो हम पीछे भी इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। एक्चुअली में मैं आपको बताया हूं कि भाई इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तित होती है, तो परावर्तित होने के बाद जो उसका ये परावर्तित किरण है इसके मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम उसका फोकस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका फोकस जानना चाहेंगे तो इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की लड़ाई परावर्तन के पश्चात यह परावर्तित किरण जो है यह मुख्य अक्ष को देखिए काट तो नहीं रही है, ये काट तो नहीं रही है, लेकिन अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि ये काटती हुई प्रतीत होगी। ये आभासी रेखाओं द्वारा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर काटती हुई प्रतीत होगी वो उसका फोकस होगा, ठीक। तो इसको भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर कहीं से भी अगर प्रकाश किरण लेकर के जाएंगे तो वो काटती हुई प्रतीत होगी, यहीं से जाती हुई प्रतीत होगी, यहीं से काटती हुई वो प्रतीत होगी, एकदम फोकस से ही वो मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये प्रकाश का ये जो परावर्तन का टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आपको समझना क्या है, इसका मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, ये सब चीजें सीखना है। तो उसके लिए आपको करना है, चलिए यहाँ पर हम समझ आते हैं और कई तरीके से हम आपको सिखाएंगे। जैसे चलिए यहाँ पर एक मैं दर्पण बना ले रहा हूँ, जैसे ये मैंने बना लिया, एक अवतल दर्पण मैंने बना लिया, हम समझाएंगे अच्छे से। चलिए यहाँ पे उत्तल में दर्पण बना रहा हूं, उत्तल दर्पण। देखिए ये मैंने उठे हुए तल पर कलई कर दिया तो फिर ये अवतल दर्पण बन गया, ये दबे हुए तल पर कलई कर दिया, उत्तल दर्पण बन गया। अब ये जो दर्पण है देखिए, अब इस दर्पण का हमको मुख्य फोकस, फोकस दूरी अच्छे से डिटेल में जान लेनी है। तो देखिए फोकस से आप मतलब ही आप समझ गए होंगे, जहां पर वो फोकस होता हुआ है, जहां पर इकट्ठा हुआ है, ठीक है, जहां पर आप अपने दिमाग को नहीं एक जगह पर फोकस करते हैं, इसका मतलब आप फोकस कर रहे हैं, ये आप समझ रहे होंगे बात, ठीक है। तो ये जो भी मतलब ये है कि अगर ये जो दर्पण है, ये दर्पण, इस दर्पण पर अगर कोई प्रकाश की किरण को, बहुत प्रकाश किरण को, जैसे कि प्रकाश किरण पुंज को अगर हम आपतित करते हैं तो ये उन सभी प्रकाश किरण पुंज को जिस बिंदु पर एकत्रित करता है, फोकस करता है, वही उसका मुख्य फोकस होता है, ठीक है। ये आपको जानना है, ठीक। देख लेते हैं, जैसे अगर हम अवतल दर्पण के लिए जाने तो इस दर्पण पर हम समांतर किरण पुंज को आपतित कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि वो उसको कहां पर फोकस कर रहा है। समांतर किरण पुंज को आपतित करेंगे तो इस दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। अब देखिए इस दर्पण का ये ध्रुव हो गया, चलिए इसको मैं P से डिनोट कर दिया, ये जिस कांच के गोले से काट करके बनाया गया होगा ये उसका ये केंद्र हो गया, कैपिटल सील वक्रता केंद्र, ठीक है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा इसका मुख्य अक्ष हो गया, उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसका ये ध्रुव हो गया P और ये उसका हो गया वक्रता केंद्र, समझाने के लिए आपको बता दिया। अब देखिए, अब इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हम बहुत प्रकाश किरण को आपतित कराएंगे। चलिए देखिए, तो ये मैंने जैसे मान लिया कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर ही मैं प्रकाश किरण को आपतित ऐसे करा दिया, ठीक। अब ये जब जाएगी तो भाई परावर्तन होगा तो किधर आएगी, नीचे की ओर आएगी, ठीक है, नीचे की ओर ऐसे ऐसे आएगी, देख रहे हैं, ऐसे आएगी,
ठीक। लेकिन अगर मैं उत्तल दर्पण के लिए देखूं तो उत्तल दर्पण के लिए अगर इसके मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश किरण को ऐसे आपतित किया तो फिर वो नीचे नहीं आती है, मैं आप वहां पर आपको बताया हूं कहां पर जाती है, वो ऊपर की ओर ऐसे वो जाती है, ऊपर की ओर जाती है। ठीक। अब देखिए, अब ये जहां पर ये आई, ये अवतल दर्पण के लिए जहां पर ये मुख्य अक्ष को काटी है उसी को फोकस कहते हैं। ठीक। देखिए ये मुख्य अक्ष को तो ये काट नहीं है, लेकिन अगर इसको पीछे बढ़ाए तो ये काटती हुई प्रतीत होगी। अगर इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो ये काटती हुई प्रतीत होगी, ये काटती हुई प्रतीत होगी। ठीक। अब यही उसका फोकस होता है या मुख्य फोकस। कई तरीके से हम आपको बताएंगे। चलिए और भी नीचे भी एक और प्रकाश किरण को इसके मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश किरण को हम आपतित करा रहे हैं। देखिए एक ऐसे, तो ये भी कहां से जाएगी, चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी भाई, ये फोकस से ही वो ये प्रकाश की किरण जाएगी। देखिए अच्छा चलिए एक और मैं प्रकाश किरण को ऐसे आपतित किया, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब यदि मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। एक और प्रकाश किरण को मैंने आपतित किया, चलिए ऐसे, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से ही वो बेचारी ये जाएगी। तो देख रहे हैं आप, थोड़ा सा देखिए कि इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम प्रकाश किरण पुंज को, समांतर प्रकाश किरण पुंज को अगर हम आपतित कर रहे हैं तो भाई इस दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण को इकट्ठा कर रहा है, फोकस कर रहा है, ठीक है, वही इसका हो गया फोकस, मुख्य फोकस या फोकस, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और फोकस एक बिंदु होता है, बिंदु होता है। उसी प्रकार अगर इसका देखिए तो अगर मैं नीचे से अगर एक और मैं प्रकाश किरण को ऐसे आपतित करूं तो चूंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो प्रकाश की किरण परावर्तित होगी, नीचे की ओर जाएगी। लेकिन अगर इसको बढ़ाएंगे पीछे तो कहां से काटती हुई आएगी, वहीं से। ठीक। अगर एक और प्रकाश किरण को अगर ऐसे हम आपतित कर रहे हैं तो ये भी परावर्तन के पश्चात किधर से जाते हुए महसूस होगी। ठीक है, ये ऐसा लगेगा कि ये वही फोकस से ही जा रही है। अगर एक और प्रकाश किरण को हम आपतित कर रहे हैं ऐसे तो वो परावर्तन के पश्चात वो इधर की ही ओर जाएगी और ऐसा लगेगा कि वो इसी बिंदु से आ रही है। खैर अगर ऐसे भी अगर लेकर के जाएंगे तो फिर यहाँ से जा करके वो कलई किया उधर तो जाएगी नहीं, यहीं से परावर्तित होकर के इधर आएगी। अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो उधर जाते हुए महसूस होगी। तो चलिए देख लीजिए, यहां पर थोड़ा सा देखिए, यहां पर इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को हम आपतित कर रहे हैं तो भाई इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को आपतित कर रहे हैं तो ये सभी प्रकाश किरण पुंज को, ठीक है, यह दर्पण इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर फोकस कर रहा है ना, वही इसका हो गया मुख्य फोकस। और यहां पर देखिए, यहां पर फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है, ये फैला रहा है और फैला रहा है तो एक ऐसा बिंदु इसमें मिल रहा है अगर कि आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि भाई पहले से यहीं पर फोकस था और इसको ये क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है। ये भी वही बात हुई। ठीक है, या तो एक जगह फोकस करे नहीं तो एक जगह से फोकस करता हुआ दिखे कि नहीं ये पहले फोकस यहां पर किया था, तो वही इसका क्या होता है, ये फोकस होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब फोकस के बाद देखिए ये इसका फोकस हो गया, ठीक, ये फोकस हो गया। अब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। किसी भी दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये दर्पण का ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया। चलिए इसको हम इधर लेकर के आते हैं और इस ध्रुव हो गया, ये हो गया ध्रुव। तो भाई दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ये भी, इसके लिए भी ये इसका फोकस हो गया, इस दूरी को यहां पर डिनोट करते हैं। ठीक, और ये जो है उसका ये ध्रुव है, इसको इस फोकस और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम उसका क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फिर से अब वही बात है कि ये तो दूरी है, तो दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, तो आप समझ गए होंगे। कभी भी आपको दूरी अगर मापना है तो भाई ये जो है उसका ध्रुव को ही मूल बिंदु मान लीजिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष का मूल बिंदु। अब आप जब इसको मूल बिंदु मानेंगे, इधर वाला धनात्मक इधर वाला ऋणात्मक, तो आप खुद समझ गए होंगे कि ये ऋणात्मक की ओर है। इसका मतलब कि ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का अगर देखेंगे तो ये धन की ओर आ रहा है, मतलब उत्तल दर्पण की ये फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ये आप समझ गए होंगे। मतलब कोई पूछे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक, तो ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक, तो वो धनात्मक होती है। ये तो आप समझ गए, ये दोनों चीजें। अब आपको समझना है कि ये फोकस तल क्या होता है। फोकस तल एकदम आसान, फोकस पर बना हुआ तल, फोकस पर बना हुआ तल जो कि क्या हो, उसके मुख्य अक्ष के लंबवत हो। तल का क्या मतलब, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं, जैसे कि हमको एक बुक की आवश्यकता पड़ेगी,
चलिए ले लेते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास ये उत्तल दर्पण है और इसका फोकस है, और ये फोकस हो गया। फोकस वो मुख्य अक्ष पर ही होता है, तो अब ये फोकस हो गया, अब ये उसका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष एकदम हो गया, ठीक। अब इसके फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत, फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत एक हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, एक ऐसे ये तल बना दे रहे हैं। देखिए ये एक तल है ना, तल, तो इसको हम तल बना दे रहे हैं। यही इसका क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है, फोकस तल कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम फोकस तल को बढ़िया से बनाने का प्रयास करें, ठीक है, इधर कलई उलई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस ये है कि ये कोई एक तल है, ये इसका क्या कहलाता है, फोकस तल। उसी प्रकार इसका भी फोकस तल क्या हो जाएगा, फोकस से और ये मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया, ये एक तल बनाया गया, एक तल, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, ये तल दिख रहा है कि नहीं, ये उसका क्या होता है भाई, फोकस तल होता है। तो ये आप फोकस तल भी समझ गए। अब बात आती है कि आपको समझना है कि ये संयुग्मी फोकस, ठीक है, या संयुग्मी बिंदु क्या होता है। तो ये तो बात आप तब समझ पाएंगे जब आप दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना आप सीखेंगे। तो जब हम आपको दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाएंगे, तब ये दोनों चीजें हम सिखाएंगे। तो आई होप कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना कन्फ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और यदि अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर इसी टॉपिक के रिलेटेड में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।